हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कोई कंफर्म करेगा कि आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है तो एक ओके लिख के भेज दो। वालेकुम थैंक यू। अस्सलाम सर, आवाज़ ठीक है। थैंक यू तंजीला। हो गया बेस्ट। 1 मिनट मुझे और देगा, हम शुरू कर रहे हैं। ओके, जो लास्ट चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी द मल्टीप्लायर, राइट? मैं ज़रा सा उसका आपको रिव्यू दे दूं और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, व्हिच इज़ मॉनेटरी सेक्टर। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरी अलग सारी बातें होंगी इसमें, पूरी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे आते हैं। और आसान चैप्टर रिलेटिवली थोड़ा समझ में आएगा, बिकॉज वो बातें होंगी जनरली आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, गिविंग योर कॉमर्स के स्टूडेंट्स। 1 मिनट रुकेगा, मैं ज़रा इसको A2 इकोनॉमिक्स। ओके, तो हमने बेसिकली मल्टीप्लायर पढ़ी थी लास्ट चीज़, ठीक है? और हमने मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला देखा था, बेसिकली इक्वल टू 1 over द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ, और वो बन रहा था द MRT टैक्स रेट प्लस MPS व्हाट यू आर सेविंग प्लस व्हाट यू आर इंपोर्टिंग। ठीक है ना? ये टोटल आपको ये 4 सेक्टर इकोनॉमी का मल्टीप्लायर है। ऑब्वियसली 2 सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें MRT नहीं होगा, MPM नहीं होगा, सिर्फ MPS होगा। और अगर हम 3 सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें MPM नहीं होगा, ये दोनों होंगे। लेकिन ये कंप्लीट फॉर्मूला है, तो आप देख लेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेक्टर्स यू आर डीलिंग विद, आप फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे। ठीक है, चेंज क्या करेंगे, बस बेसिकली आपको पता है कि हमें कौन सी चीज रखनी है, कौन सी नहीं। आपको याद हो जितने भी विड्रॉल्स हैं उन सब की प्रोपेंसिटीज आएंगी नीचे, ठीक है? और हमने बेसिकली एक फॉर्मूला लिखा था कि इनकम का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का चेंज मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। मेरे पास डिनोट का उसको चाहे तो सिर्फ मल्टीप्लायर भी, ये भी बिल्कुल सही है। और तो और उसके हमने थ्योरी भी लिखी थी कि अब इनकम $1 से चेंज होगी, और सॉरी एक्सपेंडिचर $1 से इनकम टाइम चेंज होगी। तो जितना हमने लिखा उतना कहा टुवर्ड्स मॉनेटरी सेक्टर। नेट वो है मनी मार्केट बेसिकली। अच्छा, उससे पहले
मल्टीप्लाई मसला नहीं है, हमें डिस्कस करेंगे। और हमने एक चीज कही कि शायद आपके लिए कितना समझ लिया एक्सपेंडिचर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इससे पहले मल्टीप्लायर ज्यादा होगा कब? तो मल्टीप्लायर ज्यादा होने के लिए बेसिकली आपके विड्रॉल्स कम होने चाहिए और द प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ कम होनी चाहिए। एमपीडब्ल्यू जितना कम होगा मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज उतना ज्यादा आएगा। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें, क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें। इसे कॉपी भी कर लें इस चीज को ताकि आपको याद रहे। एमपीडब्ल्यू से मुराद क्या? द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ। उसमें ये तीनों चीजें आ रही हैं, द टैक्स रेट, द सेविंग्स एंड द इंपोर्ट्स। अब ठीक है आवाज या अभी भी लैग हो रही है? ओके ठीक है, थैंक यू। ओके फाइनली ये मॉनेटरी सेक्टर हम स्टार्ट करने लगे। इसके लिए पहले तो हम बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मनी सप्लाई से, फिर हम डिमांड फ्रॉम मनी की तरफ जाएंगे। तो मनी मार्केट पढ़ रहे हैं तो मनी सप्लाई समझ लें एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है इकोनॉमी के अंदर। इसकी बेसिक डेफिनेशन, मनी सप्लाई is the quantity of money that is in circulation in the economy। जितना सारा पैसा सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में वो सब मनी सप्लाई है। तो पाकिस्तान का अगर आपको मनी सप्लाई देखना है तो आप बोलेंगे कितना पैसा सर्कुलेटेड है पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अच्छा, मनी सप्लाई में एक बेसिक डिवीजन है वो आप देख लें। एक तो इसकी नैरो डेफिनेशन है, इसको हम नैरो मनी भी कहते हैं, नैरो मनी कह लें या नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। और दूसरा ब्रॉड मनी या ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। इसको डेफिनेशन लिख देता हूँ बिकॉज एक्चुअल में इट इज द नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी और फिर वी हैव अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो narrow definition of money includes only those items that can be spent directly। क्या मतलब है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो narrow definition में, narrow definition of money includes only those items that can be spent directly। ठीक हो गया। और डायरेक्टली समझ क्या कि कौन सा मनी है जो आप डायरेक्टली स्पेंड कर सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स आएंगी वो कौन सी होंगी एग्जांपल्स, सच एज सबसे ज्यादा जो नैरो मनी है वो कैश है, द कैश इन हैंड, द ब्रॉड कैश, हार्ड कैश जैसे हम कहते हैं। कैश और करंट अकाउंट हमने बात की थी कि करंट अकाउंट पाकिस्तानी ज़्यादा खुलवाते हैं, उसका रीज़न भी आपको पता है। सही, ये दो चीज़ें हैं, करंट अकाउंट और कैश। जो आपका कैश इन हैंड है, ये दिस इज कैश इन हैंड, एंड करंट अकाउंट में जितना पैसा है ये सारा मिला के नैरो मनी बनेगा। ठीक है, करंट अकाउंट में जितना पैसा है और कैश इन हैंड कितना है पूरी इकोनॉमी में, जो कैश इन हैंड है, जो नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, वो सब कैश इन हैंड हो गया। और करंट अकाउंट में पैसा कितना है, ये सब मिला के नैरो डेफिनेशन बनेगी। अच्छा, करंट अकाउंट, और इसमें जरा साइड पे लिख लेते हैं कि जनरली जो हमारे अकाउंट्स हैं, वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन वी कैन, बैंक अकाउंट्स की बात हो रही है।
उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ये करंट अकाउंट एंड दूसरा कौन सा होता है एनीवन? एक तो करंट अकाउंट होता है जो कि जनरली पाकिस्तानी खुलवाते हैं, करंट अकाउंट के अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? जी अलीजा, अनुषा, रीबा, एनीवन? सर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन वो उस कैटेगरी उससे जो मेन कैटेगरी है ना, वो आपका फिक्स अकाउंट है बेसिकली। इसकी मैं लॉजिक समझाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एक तरीके से ना फिक्स अकाउंट की टाइप है, मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट वेट करेगा, एक मिनट वेट करेगा। ओके ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड, जी ओके, तो बेसिकली जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह रहे थे वो फिक्स अकाउंट की टाइप है। अच्छा मुझे मैं बताता हूँ कैसे। आवाज आ रही है? ठीक है ना, आवाज क्लियर है? एक बार और कंफर्मेशन भेजना। एक करंट अकाउंट है, फिक्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट भी जिसे कहते हैं, बिल्कुल फिक्स अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है, यही सेविंग्स अकाउंट है। बेसिकली बैंकिंग चलती किस तरीके से ना, दे दे टेक मनी फ्रॉम यू। आप पैसे क्यों रखवाते हैं बैंक में? नंबर वन रीजन की सेफ्टी है, घर पे इतना पैसा कौन रखते है, सही है, तो आप बैंक में रखवा देते हैं। और क्या रीजन है, व्हाई डू यू कीप मनी इन बैंक? व्हाई डू वी कीप आवर कैश इन बैंक? जी, आप पैसा क्यों रखवाएंगे बैंक में, क्या रीजन होगा इसका? जी अरीज, हानिया, अबीबा, बैंकिंग यूज ही क्यों करते हैं हम इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाई डू यूज बैंकिंग? पैसा क्यों रखवाते हैं बैंक में? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है बेसिकली ना, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट नहीं, वो इंटरेस्ट होता है ना। तो वो जिसको हम पाकिस्तानी इस्लामिक सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह देते हैं, बस बेसिकली वो इंटरेस्ट अकाउंट होता है। रिटर्न ऑन सेविंग्स कह सकते हैं। नंबर वन है सेफ्टी, नंबर टू रिटर्न ऑन सेविंग, रिटर्न इज द इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, ठीक है। तो बेसिक्स तो यही है। ये दो तीन वजूहत है इसका रखते हैं। और अब ये कह सकते हैं क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बहुत आपको कन्वीनियंस देती हैं। आपके बैंक में पैसा हो तो वो ट्रांसफर करना आसान हो जाता है ना, आपको कहीं बाहर पैसा भेजना है या आपने किसी और को पैसा देना है, तो कैश ले घूमना मुश्किल काम है। डिजिटलाइज करने के लिए, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, ये दो तीन रीजन हो सकते हैं टू पुट मनी इन द बैंक। और तो इसलिए, और पाकिस्तान में अगर आप पूछे ना, तो नंबर वन रीजन क्या है मेजोरिटी का, वो ये है कि उनका सैलरी बैंक में आती है, तो दे नीड एन अकाउंट जहाँ सैलरी आ सके। लोग तभी जाके अकाउंट खुलवाते हैं जनरली इन पाकिस्तान, जनरली नॉट ऑल ऑब्वियसली, जब उनको सैलरी की जरूरत होती है कि सैलरी बैंक में आएगी तो उनको अकाउंट चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली वो वहां जाते हैं तो कहते हैं हमें करंट अकाउंट दें आप। क्यों? क्योंकि फिक्स अकाउंट जो है, द नेम गिव्स इट अवे, इसको फिक्स क्यों कहते हैं बेसिकली? क्योंकि यहां से पैसा आप निकाल नहीं सकते। आपने पैसा रख दिया, अब आपको मिनिमम जो उन्होंने टाइम पीरियड रखा है, साल या 2 साल, उस तक पैसा भूल जाए आप। तो आपने अगर पैसा निकालने की वो दे तो देंगे, लेकिन उससे पेनल्टी चार्ज होगी कोई। Fixed account is supposed to be a place where you keep money and then
you take the returns, because interest जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट बेसिकली ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। आप जो पैसे भेजने के लिए, रखने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, जो भी अपने अकाउंट को यूज करेंगे वो करंट अकाउंट को यूज करेंगे। इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये आपको दो चीजें दे रहा है, सिर्फ कन्वीनियंस दे रहा है और सेफ्टी दे रहा है। फिक्स अकाउंट जो है, जिसको हम सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं अगर इस्लामिक सेंस में चले जाएं, कि वो आपको रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन वहां पे वो क्या कहेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है। फिक्स अकाउंट क्या है? लॉन्ग टर्म। करंट अकाउंट क्या? शॉर्ट टर्म। करंट अकाउंट इज एज गुड एज कैश। तो करंट अकाउंट इज एज गुड एज कैश, इट शुड बी, क्योंकि आप जब चाहें उसमें पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज कैश ऑन हैंड, इट इज लाइक योर कैश ऑन हैंड। तो जब भी हम जब नैरो मनी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कैश इन हैंड भी यूज कर रहे हैं और करंट अकाउंट भी यूज कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल रेडिली अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल, सही है, फॉर स्पेंडिंग पर्पस ना, टू बी स्पेंड डायरेक्टली। यहाँ तक कोई मसला तो पूछ लें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दें। जी कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दें। ठीक है, बेस्ट है, ओके, बेहतरीन। ओके, तो नाउ we know what is the current account, what is the savings account, we know the gist of it, or we know what is the narrow definition of money. Similarly we have broad definition of money. तो जब हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम टोटल मनी की देख रहे होंगे। तो नैरो मनी विल इंक्लूड ऑल कैश इन हैंड, जो कि नोट्स और कॉइन्स होंगे। करंट अकाउंट विल इंक्लूड ऑल दैट इज इन द करंट अकाउंट्स ऑफ बैंक्स। ब्रॉड डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी जो है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा उसको देख लेते हैं। includes everything जो कि नैरो में थी, everything that is basically that is in narrow definition, सारी चीजें तो वो आ जाएंगी, and as well as deposit and savings account, डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो एक तो बेसिक ये डिस्टिंक्शन बताओ। और अगर आप बोले मोस्ट लिक्विड कौन सा है तो वो कैश इन हैंड ऑब्वियसली। इन सब में नैरो ब्रॉड में व्हाट इज मोस्ट लिक्विड? लिक्विडिटी आपने अकाउंटिंग में पढ़ी होगी। मोस्ट लिक्विड एसेट कौन सा होता है? कैश इन हैंड। ठीक है, लिक्विडिटी से मुराद क्या है? कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। तो फॉर एग्जांपल जब आप अकाउंटिंग में करंट एसेट्स वगैरह देखते हैं तो वो लिक्विडिटी के ऑर्डर में करते हैं ना उसको, कि पहले इन्वेंटरी आएगी, फिर रिसीवेबल्स वगैरह वगैरह। तो उसमें आप लिक्विडिटी फॉलो कर रहे होते हैं कि व्हाट इज द कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। तो आखिर में कैश इन हैंड आता है ना, क्यों? बिकॉज कैश इन हैंड इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी कैश ना, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, तो ये सारी चीजें आ गई हमारी सप्लाई ऑफ मनी में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो डिपॉजिट्स हैं ये भी कैश मनी ही है। दिस इज नॉट रेडिली अवेलेबल, इसको भी कह सकते हैं दैट इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर यूज। क्योंकि आपने अकाउंट बैंक के साथ एक मुआहदा किया हुआ कि हम इसको 2 साल तक 3 साल तक नहीं निकालेंगे, जब भी वो आपको रिटर्न देंगे ना, वरना क्यों रिटर्न दें वो आपको, आप उन पैसा निकालते रहें और यूज भी करते रहें। ठीक हो गया, तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गई, होपफुली सब फॉलो करने आता। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लिया करें। तो हमें सप्लाई ऑफ मनी हमने शुरू किया था बेसिकली, और सप्लाई ऑफ मनी को हमने मनी सप्लाई डिफाइन किया, और हमने इसकी नैरो डेफिनेशन देख ली और इसकी ब्रॉड डेफिनेशन देख ली। ठीक है, नाउ
we are moving ahead to sources of money supply. ये इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है. अभी तक तो जो आई थिंक होपफुली बड़ा इजीली समझ में आ रहा था. मनी सप्लाई की सोर्सेस क्या है और इसका बेसिकली सवाल ये होगा कि हाउ इज मनी क्रिएटेड. तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं तो हाउ इज मनी क्रिएटेड. क्रिएशन कब होती है मनी की? मनी सप्लाई आती कहां से? ठीक हो गया. तो ये जरा समझा. इसमें नंबर 1 जो है, अच्छा 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट हम शुरू कर रहे हैं. ओके, होपफुली सुन रहे हैं आप, क्योंकि ये समझने वाली चीजें सारी. इसमें जो पहली चीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगी आपको समझने में कि मनी क्रिएट किस तरीके से होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ट्रू है और होपफुली आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह. तो देखें, नंबर 1 लिखे हैं इंक्रीज इन कमर्शियल बैंक लेंडिंग. कमर्शियल बैंक क्या होता है वो भी बता देते हैं. इंक्रीज इन कमर्शियल बैंक लेंडिंग, और इसको हम बोलते हैं दिस इज बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है, इंक्रीज इन कमर्शियल बैंक लेंडिंग, क्रेडिट क्रिएशन. तो वो क्या रहा है इसमें कि पहले तो ये देख लेंगे बैंक्स जो है आपके वो या तो सेंट्रल है, द स्टेट बैंक. इसके अलावा जितने भी बैंक हैं सब कमर्शियल बैंक हैं. जितनी बैंक हैं सब कमर्शियल बैंक हैं, सही, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो. तो अभी बैंक, ABL, UBL वगैरह वगैरह ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक्स. हम क्या करें, जब भी देयर इज एन इंक्रीज इन कमर्शियल बैंक लेंडिंग व्हिच वी कॉल क्रेडिट क्रिएशन, तो जब भी देयर इज अ क्रेडिट क्रिएशन, मनी इज क्रिएटेड. दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज, जिसको हम नंबर 1 लिख रहे हैं. नंबर ऑफ द मेन सोर्स ऑफ स्टेटमेंट है इसकी, तो वो ये है कि कमर्शियल बैंक्स by lending money commercial banks by lending money to customers, या lending money जो है lending to customers, create money. commercial banks by lending to customers create money. कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल समझे में आपको समझ में आएगा. या पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, चलो साथ साथ लिख भी देंगे, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैंक को बैंक रिसीव्स, मैं इसको पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए. $100, अब $100 डिपॉजिट, मैंने जाके बैंक में पैसे रखवा दिए $100. ठीक है. तो अब अगर मेरा सिंपल एक सवाल है
इस वक्त बैंक कितना पैसा लोन आउट कर सकता है? अज्यूमिंग कि यहीं से बैंक शुरू हुआ है, बैंक के पास भी कुछ भी नहीं था, मैं पहला कस्टमर गया हूँ, मैंने जाके $100 रखवा दिया बैंक के अंदर। इस वक्त बैंक कितना पैसा लैंड आउट कर सकता है? एनीवन? इंपॉर्टेंट है ये समझना है। बैंक has received a $100 deposit from me. Now, how much money the bank can loan out to someone else? जी जवाब देना है इसका 100। हाँ एग्जैक्टली मनाहिल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। इट शुड बी 100 राइट, क्योंकि अगर मैं उसके पास 100 आ गए हैं तो देन इट शुड बी एबल टू लैंड आउट 100, ठीक है। लेकिन लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक इम्पोजिशन लगाती है। गवर्नमेंट जो है और जो आपका स्टेट बैंक है, वो बैंक जो कहता है कि यू हैव टू मेंटेन, स्टेट बैंक अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक, all commercial banks have to maintain a liquidity reserve ratio. लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, रिजर्व अपने अकाउंटिंग में भी देखे होंगे कि रिजर्व हम क्यों रखते हैं, ताकि कोई टेंशन ना हो बाद में। मतलब कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि द लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 10%। सेंट्रल बैंक ने बोल दिया लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 10%, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओरिजिनल डिपॉजिट था, जो ओरिजिनली हुआ था, ओरिजिनल डिपॉजिट दैट वाज $100, ठीक है। अब बैंक को लिक्विडिटी रिजर्व कितने का रखना पड़ेगा? दैट वुड बी $100 का 10%, तो वो कितना हो गया? $10। और जो बाकी 90 रह गया वो अब $10 जो है वो लिक्विड हो गया, वो आपके पास सेव है रिजर्व में। एंड अब आप कितना लोन आउट कर सकते हैं? एनीवन, हाउ मच कैन यू लोन आउट? $90, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, बहुत आला। अच्छा जरा सोचेगा, 90 आप कह तो रहे हैं, विच इज द राइट आंसर, मैं लिख भी देता हूँ उसको यहाँ पर। तो बैंक वन ने जो लैंड किया है, बैंक वन की लैंडिंग हुई है, तो मैं वन क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। बैंक वन में डिपॉजिट कराया मैंने, लैंडिंग हो गई यहाँ पे $90 की, ठीक है। लिक्विडिटी रिजर्व जो था बैंक वन का दैट वाज $10 ऑफ बैंक वन, पूरा कर देता हूँ उसको, दैट वाज $10, सही है। एंड जो लैंडिंग हुई 90 की। अब जरा सोचें, तो 2 मिनट के लिए सोचें, मैंने जाके 100 डिपॉजिट करवाए बैंक वन में, और बैंक वन ने 10% उसमें से सेव किया फॉर बेड टाइम्स, और 90% which was $90 आपको लोन आउट कर दिया। इस वक्त बैंक के पास कितना पैसा है? इस वक्त बैंक के पास कितना पैसा है? इस वक्त कितना पैसा बैंक के पास? जी जल्दी से यार, जब लोन आउट कर दिया तो कितना बचा? 10, बिल्कुल ठीक है, 10 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल कल को मैं चले जाऊं बैंक के पास वापस कि भाई मुझे मेरे $100 वापस चाहिए,
कल अगर मैं बैंक के पास जाऊं वापस कि आई वांट माय $100 बैक, क्या होगा? आपके लिए ऐसा क्या होना चाहिए? जी, what should happen? जी, बैंक के पास 10 बचा हुआ है और मैं, क्योंकि मैंने $100 रखवाए हैं बैंक में, मैं अगले दिन आ जाऊँ बैंक के पास, बोलूँ भाई मेरा 100 वापस करें, क्या होगा? बैंकक्रप्ट हो जाएगा बैंक। बैंक हैज नो मनी, बैंक विल फाइल फॉर बैंक्रप्सी। दिस एक्चुअली हैपेंस। मेरी बात समझे? अभी तो मैंने आपको एक बंदे की एग्जांपल दी है ना, अब आप सोचें लाखों कस्टमर है बैंक के, वो लाखों लोग डिपॉजिट करा रहे हैं, बैंक 10% सेव करता है, आगे लैंड आउट कर देता है और इस उम्मीद में कि सारे लोग एक साथ पैसे वापस मांगने नहीं आएंगे। और बैंक के पास पूरी रेशियोज हैं आपकी, विड्रॉल के रेशियोज, उनको पता है हाउ मच यू विड्रॉ फ्रॉम द बैंक ऑन एवरेज, और व्हाट इज द विड्रॉल रेट इन द इकोनॉमी, हाउ मच मनी गोज आउट, हाउ मच मनी स्टेज। उस रेशियो के बिना पे पूरी बैंकिंग खड़ी हुई है। तो फॉर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप समझे इस चीज को। अगर सारे कस्टमर्स किसी भी बैंक के, चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग बैंक क्यों ना हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बार्कलेज, एचबीएल तो नहीं है लेकिन तब भी आप सारे कस्टमर्स एक साथ चले जाए बैंक के पास, बोले वी वांट आवर मनी बैक, which they have a right to ask for. See, even if they have a savings account, वो मांग सकते हैं वापस और उसमें पेनल्टी वगैरह लगेगी जो भी है। करंट अकाउंट ही सही, अगर सारे लोग वापस मांगे तो हमें अपना सारा पैसा वापस चाहिए, the bank will file for bankruptcy because bank does not have that money. Obviously it will try to arrange, कहीं से वो स्टेट बैंक से लोन मांगेगा, किसी और कमर्शियल बैंक से लोन मांगेगा, इंटर बैंक लेंडिंग चलती है, ठीक है, लेकिन assuming कि वो नहीं मांग सकता, the bank will file for bankruptcy, definitely file for bankruptcy, because the bank at any point in time does not have the money available. वो सिर्फ रोलिंग कर रहा होता है based on certain percentages. ये चीज समझ में आई है तो ओके लिख के भेजो, कोई मसला है पूछो। फॉलो कर रहे हैं? तंजीला, वफा, हानिया, हरीबा, समझ में आ रही है बात? तो बैंक एट एनी पॉइंट इन टाइम डज नॉट हैव एनफ कैश टू पे ऑफ ऑल इट्स कस्टमर्स, जो कि उनका अपना राइटफुल कैश है वो नहीं कर सकते वापस, ठीक है। तो वो मेंटेन, वो बैंकिंग जो चल रही है वो चल रही है बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, डेटा जब भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हो क्या रहा है, तो उसकी बेस पे पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, नॉट इवन वन बैंक, ऑल बैंक्स। ठीक हो गया? यहाँ तक होपफुली समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात सुना, ये $90 जो मैंने दिया लोन आउट किया, अगर मैं बोलूं कि भाई ये $90 जो है यूज होंगे किसी से भी, आपने अब ये मैंने आपने लोन आउट ले लिया, सही है, फॉर एग्जांपल दिस वाज मी, मैंने डिपॉजिट कराया बैंक को, बैंक ने $10 रखा और आपने $90 बैंक से लोन ले लिया, किस लिए लिया होगा? किसी भी पर्पस के लिए लिया होगा, इवेंचुअली किसी भी पर्पस के लिए आपने लिया होगा, चाहे आपने कंजम्पशन के लिए लिया है, ठीक है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ भी आपके ध्यान में था, आप इवेंचुअली खर्च करेंगे ना इसको। ये पैसा जब आप खर्च करेंगे ये किसी और के पास जाएगा, इवेंचुअली वो पैसा कहाँ एंटर होगा? वो पैसा इवेंचुअली एंटर होगा दूसरे बैंक में, बैंक 2 में डिपॉजिट हो जाएगा किसी तरीके से वापस $90। आपने फॉर एग्जांपल जाके $90 की परचेज कर ली फ्रॉम अ कंपनी, उस कंपनी ने बैंक में रखवा दिया, यही होगा ना पैसा। वी आर अज्यूमिंग कि ऑल ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन बैंकिंग सिस्टम, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ठीक है, विच इज द केस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एटलीस्ट द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब वो पैसा इवेंचुअली बैंक में जाएगा, किसी और बैंक में चले जाएगा, चले बैंक 2 में डिपॉजिट कितना होगा? $90।
ठीक हो गया, कोई मसला? अब सारा गेम शुरू हो रहा है ना यहाँ से। हाउ मच लिक्विडिटी रिजर्व विल बैंक टू क्रिएट? बैंक टू कितना रिजर्व क्रिएट करेगा? एनीवन? बैंक टू कितना रिजर्व क्रिएट करेगा? जी, लिक्विडिटी रिजर्व ऑफ बैंक टू कितना होगा? क्योंकि नाउ बैंक टू हैज रिसीव्ड $90 एंड ऑब्वियसली बैंक का मेन काम, बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है ना। क्या मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है बैंक की? व्हाट डू यू थिंक इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी बैंक? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी बैंक? बिल्कुल 10% बिल्कुल ठीक है। 10% ऑफ $90 बिल्कुल ठीक है, विच विल बी $9, बिल्कुल सही कह रही है रिच। तो दैट वुड बी $90 का 10%, सॉरी, विच विल अमाउंट टू $9। बेहतरीन, उन्होंने सेव कर लिया $9 एंड ऑब्वियसली नाउ दिस बैंक also wants to lend because the main source of income for any bank is interest they receive on lending। तो उनका तो मकसद ही है कि वो लैंड आउट करें आपको, बैंक टू लैंडिंग। that would be equal to कितना लैंड आउट कर सकते हैं वो? कोई बता सकता है हाउ मच कैन दे लैंड आउट? 81 एग्जैक्टली, बेहतरीन, बिकॉज 9 दे आर सेविंग फॉर बैड टाइम्स और 81 दे कैन लैंड आउट। एंड ये सिर्फ बैड टाइम्स के लिए, दिस इज फॉलोइंग ऑफ अ पॉलिसी, ठीक है, दे आर फॉलोइंग अ पॉलिसी मेड बाय द सेंट्रल बैंक, दे हैव टू अबाइड बाय द लॉ। कुछ लॉज हैं जो उनको मानने ही पड़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो वो तो उनको सेव करना ही है, वरना उनका बस चले वो सब कुछ बेच दें, ठीक है। 9 उन्होंने सेव किया, 81 दे लैंड आउट। तो फॉलो करें, बैंक टू इज नॉट lend out 81 to someone else for any purpose। अब ये 81 कहाँ जाएगा? This 81 eventually will become a deposit for another bank because आप उस 81 का क्या करेंगे? कुछ ट्रांजैक्शन ही करेंगे ना, वो घूम फिर के बैंक में ही जाएगा। हाँ, यू कैन आर्ग्यू कि सर सारा 81 एक बैंक में नहीं जाएगा, हमने 81 किसी से खरीदा तो वो अब उसमें बटेगा तो एम्प्लॉइज को भी कुछ मिलेगा, तो यहाँ भी जाएगा वहां भी जाएगा, इवेंचुअली बैंक में जाएगा। Eventually 81 will go in some bank. You can argue different banks, but yes, in a bank, ठीक है। तो for simplicity sake we are arguing कि एक ही बैंक में जा रहा है 81। उसके बाद क्या होगा? The same cycle goes on and on। Bank 3 will again keep a liquidity reserve, set करेगा बैंक 3। और फॉर एग्जाम्पल कितना? 81 का 10%, which would be $8.1, ठीक है। एंड वो भी लोन आउट करेगा। एक बस ये बैंक 3 की लोन आउट बता दें, फिर उसको हम रैप अप करते हैं। तो बैंक 3 की लेंडिंग कितनी होगी? एनीवन? हाउ मच मनी कैन बैंक 3 lend out नाउ? जल्दी से देखो, ठीक है। 81 में उसने डिपॉजिट हो गया, 81 का 10% 8.1 उसने सेव कर लिया, ठीक है। तो वो कितना कर सकता है अब? 81 माइनस 8.1 कितना होता है? 72.9, यही है। एनीवन?
बिल्कुल ठीक है मनाइल, बेहतरीन। ओके, तो ये सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब देखिए हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, दिस हैपेंस इन योर इकोनॉमी। ठीक है, दिस हैपेंस, दिस इज हाउ द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स। होता क्या है, एक्चुअल में डिपॉजिट ओरिजिनल कितने का था, जैसे इसको मैंने ओरिजिनल लिख दिया 100, उस 100 के डिपॉजिट में मनी कितना क्रिएट हुआ है, समवन गॉट 90, someone got 81, someone got 72.9, and this will keep on going until this obviously becomes as small as 0, because ये कम हो रहा है, आपको दिख रहा है 90 वो 81 72.9, ये कम होता रहेगा, हर बार इसका 90% आएगा फॉर दोज जिनको मैथ्स का अंदाजा है, लेकिन नहीं भी है तो आपको एटलीस्ट ये दिख रहा है कि कम हो रहा है, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। तो an original deposit of 100 actually created so much money, और ये भी बनाता रहेगा। तो जब भी इसको हमने नंबर 1 सोर्स ऑफ मनी सप्लाई रखा है, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई नंबर 1, जब भी कमर्शियल बैंक की लेंडिंग बढ़ेगी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। दिस इज हाउ मनी इज एक्चुअली क्रिएटेड इन द इकोनॉमी, द नंबर 1 मेथड। होपफुली कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप नींद में नहीं है इसको यार रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आना कल, ताकि इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और हर क्लास की तरह कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कल आए इंशाल्लाह, बात करते हैं। क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।